हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ यूजीसी नेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। इसे मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल कहा है और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। हिंदी आदिकाल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। इसी प्रकार आदिकाल के प्रथम कवि को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। यह प्रश्न कई बार नेट परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसी प्रकार से रचना पर भी विवाद रहा है कि प्रथम रचना कौन सी है ना। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। इसके 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से था। प्रथम सिद्ध सरपा, जो 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं, सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते हैं। जिन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार कह रही हूँ। इसमें से कई प्रश्न आएंगे, है ना। इसमें से एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सिद्ध कवियों ने नैरात्म्य भावना का, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। ये प्रश्न भी, सिद्धों की भाषा कौन सी है, ये प्रश्न भी मैं कह रही हूँ बार बार, मतलब एक एक पंक्ति में कई प्रश्न इम्पोर्टेंट छुपे हुए हैं। तो इसमें से आप करना, और जब एग्ज़ाम दे के आप आएंगे तो आप ज़रूर बोलेंगे कि मैम आपने सही बोला था, है ना। तो इनको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ेंगे। सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संधा भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है ना। कबीर की भाषा को भी अपन पूछेंगे तो ये किस भाषा में उन्होंने किया है ना, उलटवासी भाषा। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा मध्य मांस के त्याग हेतु आग्रह किया। उन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर
तीव्र प्रहार किया है। गोरखनाथ, गोरखनाथ को मच्छिंद्र नाथ भी कहते हैं ना। गोरखनाथ को मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। मच्छिंद्र नाथ जालंधर नाथ के शिष्य थे। इला, पिंगला, नाद बिंदु की साधना, सट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतः साधना के मुख्य अंग हैं। संधा भाषा या उलटवासी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि जैन काव्य कहाँ लिखा गया है। तो गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया है। यह साहित्य प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की हैं, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन। ये रचनाएं प्राय दोहों में रचित मुक्तक काव्य हैं, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। स्वयंभू पौराणिक काव्य धारा के महान कवि हैं। इन्होंने राम कथा को आधार मानकर पवनचरियु की रचना की। तुलसीकृत रामचरितमानस में पवनचरियु का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। पवनचरियु 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, है ना। रोड़ाकृत राउल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार ये एक शिलालेख पर अंकित है ना। एक पत्थर पर ये रचना लिखी गई है
शिलांकित रचना का नाम बताओ, इस तरीके से आ जाता है ये प्रश्न, है ना। रोड़ाकृत रचना का नाम बताओ। रोड़ाकृत जो राउरवेल है वो कैसा काव्य है, चंपू काव्य है, इस तरीके से इस पर बहुत प्रश्न आते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये आदिकाल। रोड़ाकृत राउरवेल लौकिक श्रृंगारी काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राउरवेल से नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रास है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके रचयिता है ना अब्दुल रहमान है, इन्हें अद्दहमाण भी कहते हैं, और अब्दुल रहमान है। यह 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। अगर आ जाए प्रश्न संदेश काव्य कौन सा है, तो अब्दुल रहमान का संदेश रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुशरू की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। कोई इनमें से 4 दे देंगे और पूछेंगे, प्रश्न पूछ लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है, इसमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, वो इससे ये प्रश्न भी आता है। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नालकृत विशल देवरासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है और इनमें से 11 संस्कृत के, 2 अभट्ट के तथा 1 मैथिली का है। विद्यापति को है ना उपाधियां जो दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है ना। उपाधि जो दी गई है विद्यापति को कौन सी दी गई है? विद्यापति को मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव, कविरंजन, कवि कंठहार आदि नामों से जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का एक प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। प्रश्न आता है इसमें किस राजा का वर्णन किया गया है, ये भी पूछते हैं, ये तो सीधा ही याद हो जाएगा आपको। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्ति पताका अभी तक सूचना मात्र है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। कवि का मन वय संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। विद्यापति की पदावली भक्तिपरक रचना है। इस बात को लेकर काफी विवाद रहा है। विद्यापति की पदावली में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं, अतः कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, है ना। ये कथन दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं भाई ये किसका कथन है। और कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं या नहीं, या भक्त कवि मानते हैं। श्रृंगारी विद्यापति कौन सा कवि मानते हैं? विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल श्रृंगारी कवि मानते हैं या भक्त कवि मानते हैं, है ना। इस पर भी प्रश्न आ जाता है। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और न ही भक्त कहता है। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। विशल देव रासु में शाकंभरी नरेश, विशल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। ये प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। इस पर भी कई बार प्रश्न आ चुका है। विशल देव रासु कैसा काव्य? एक विरह काव्य है ना ये। और विशल देव का विवाह
किससे हुआ था और किस प्रकार का काव्य है? श्रृंगारी काव्य है ना। और कौन सा रस है? तो श्रृंगारी काव्य है ना। किस प्रकार का काव्य है? विरह काव्य है ना। इनका विवाह किससे हुआ था? बीसलदेव का रानी राजमती से हुआ था, है ना? हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो में मिलता है। हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषय की पद्य प्राकृत पेंगलम में अवश्य मिलता है। जगनीकृत परमाल रासो आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। आल्हा एक प्रकार का लोक गान, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। खुमान रसों के रचयिता दलपति विजय हैं। इनमें से इसमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं शताब्दी के आसपास की है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग माने जाते हैं या सखा माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। पृथ्वीराज रासो पर बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें पूछा न जाए ना। तो इसको आप पृथ्वीराज रासो वाला टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। मेरा कहने का मतलब है पूरा ही आदिकाल को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। 2-2 प्रश्नों पर, एक प्रश्नों पर मेरिट से बाहर हो जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पृथ्वीराज रासो पर है ना आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्गों में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा तथा ग्रंथ का महत्वपूर्ण निरूपण है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। डॉक्टर बूलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की थी। अब ये प्रश्न है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना जरूर ही आएगा इस बार, है ना। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराजा श्यामल दान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं, जो इसको है ना, उनको इसकी प्रामाणिकता पर संदेह है। और पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, है ना, जो हमारे राजस्थान के ही याद रहेगा आपको। और ज़्यादातर आप देखो विष्णु, है ना, गोपाल के ही पर्यायवाची आ रहे हैं, इस तरीके से आप इनको याद कर लेना, है ना। मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, है ना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, है ना, श्याम भी भगवान कृष्ण का नाम है, मोहन भी कृष्ण का नाम, विष्णु भी कृष्ण का नाम, तो याद करना इस तरीके से, है ना। और भगवान है ना क्या है, सच है, तो इस तरीके से प्रामाणिक और प्रामाणिक में हमें गड़बड़ हो जाती है ना कि ये प्रामाणिक हैं, ये वैसे हैं, तो ऐसे प्रामाणिक भगवान भी है ना, तो अपन प्रामाणिक वास्तविक क्या है, भगवान है, तो उस तरीके से इनको याद कर लेना भाई। मिश्र बंधु, कर्नल टॉड तो हमारे राजस्थान के ही है ना, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इस तरीके से इसको याद कर लेना ट्रिक लगा के, है ना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना, ये प्रश्न आया है ना, की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। ये पृथ्वीराज रासो की रचना किस रूप में हुई थी, ये प्रश्न आ चुका है ना, छोटी छोटी चीज़ें हमें रह जाती हैं, है ना। सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसे राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित्र काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इसका अंगी रस वीर ही
माना जाता है, प्रमुख रहस्य भी इसका वीर ही माना जाता है। चंद्रवरदाई ने इस ग्रंथ में नायिका का नैसर्गिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है, ये प्रश्न भी आ चुका है। इसमें सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं, किंतु छप्पन चंद्रवरदाई का अपना प्रिय छंद है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लड़ हैं, ये भी प्रश्न आ चुका है। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम सन 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमास वध है, जिसमें कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। पृथ्वी चंद्रकृत मात्र का प्रथम अक्षरा दोहरा अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार अमीर खुसरो है ना, इनका जन्म 14वीं सदी में हुआ है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूत्रियाँ अभी तक प्रचलित हैं। अमीर खुसरो की भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। अमीर खुसरो कृत न्यूज़पेपर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी, ये प्रश्न भी आ चुका है। और ये अमीर खुसरो किसके काल के थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय के। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़े खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्द का प्रयोग करके हिंदी नाम दिया। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल यमीनुद्दीन खुसरो है। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर, जो 14वीं शताब्दी के थे, लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराजा बांकीदास की कुकवि वतीसी में हुआ है। डिंगल साहित्य गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। पद्य में यह साहित्य रासों, प्रकाश रूपक और वचनिका रूप में तथा गद्य में ख्यात, वात, विगत, पीढ़ी और वंशावली आदि रूपों में मिलता है। राठौरारी ख्यात में भट्ट केदारकृत जयचंद्र प्रकाश और मधुर कविकृत जय जस चंद्र का उल्लेख मिलता है।
तो इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कल मैं इसी टॉपिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी जो नेट परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। लगभग 200 के करीब प्रश्न हैं। तो कल का वीडियो अवश्य देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।